मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 7 इंटरमीडिएट गणित 2019 सेट कोड है 324 ईओ के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और अभी तक 2019 के सेट 1 से लेके सेट 6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने 2019 के सेट 1 से लेके सेट 6 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 7 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न पहले का बताया गया है। मान लीजिए कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है, तब f क्या होगा। 4 विकल्प हैं, एक विकल्प करेक्ट होगा। पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर निकलवाते हैं, उसके बाद बेसिक से हल करवा देंगे। तो यहाँ पे देख लो, इस प्रश्न में आपको फिक्स समझ लेना है। क्या क्या फिक्स मिलेगा देख लो। यहाँ पे प्रति चित्रण आपको मिलेगा f सच दैट r टेंड्स टू r। प्रति चित्रण आपको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में मिल जाए और fx का मान ax प्लस का b, इसको क्या बोलेंगे, रैखिक फलन बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको अधिकतम घात देख लेना है। कितनी है x की, 1 है, तो क्या बोलते हैं, अगर x की अधिकतम घात 1 मिल जाए तो रैखिक फलन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये फिक्स मिल जाए प्रश्न में तो डायरेक्ट आपको टिक लगा देना है, f एक ही और अच्छादक होगा। तो ये विकल्प पहला यहाँ पर करेक्ट है। मजा आ गया ना। तभी कहते हैं वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दिया करो। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी अगली वीडियो हम लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। बेसिक से हल करवा देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे, और लिखोगे कैसे हम आपको बता देते हैं। पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं कि कॉपी पे आपको कैसे लिखना है। देखो ऐसे करके लिखना है, प्रश्न संख्या पहले का और जो भी विकल्प हो आपको लिख देना है ऐसे करके। विकल्प यहाँ पे फर्स्ट है तो लिख दो एक है कि अच्छादक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आपको डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि एक नंबर का 1 मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ही आपको लिखना है। और जो भी आपको काम करना है रफ कार्य में कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न तो डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बहुविकल्पीय होते हैं जो आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो रफ कार्य में उसको हल कर लेना है। ठीक है, और लिख देना है डायरेक्ट। और रफ कार्य कहाँ पे करोगे हम आपको बता देते हैं। कॉपी का लास्ट पन्ना कर लेना और लिख देना बड़ा बड़ा रफ कार्य, उसी में आपको करना है जो भी गुणा भाग जो भी करना है। और दोनों तरफ लिखना है, कॉपी में दोनों तरफ लिखना है। ठीक है, ज़्यादा कॉपी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कॉपी भरने से अधिक नंबर नहीं आते हैं। आपको कॉपी लिमिटेड भरना है। ठीक है, 100 में तो 100 आ जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 4G ट्रिक से आंसर से निकलवा दिए, मज़ा आ गया होगा। अब आप लोग बेसिक से इसको समझ लो, क्योंकि अगर यही प्रश्न जो है बहुविकल्पीय में ना होता तो क्या करते। तो देख लो यहाँ पे बेसिक से हल करवा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। पिछली कई क्लास में हम ये बता चुके हैं, अगर प्रश्न जो है पार्ट 1 से पूछा गया है संबंध एवं फलन से, अगर आपको प्रतिचित्रण दिख रहा है तो सबसे पहले प्रतिचित्रण आपको लिख लेना है। देखो ऐसे करके प्रतिचित्रण, इसको फलन भी बोलते हैं। तो f सच दैट r टेंड्स टू r और fx बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे 3x दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही है, यहाँ पे देख लो, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। एक ही और बहुएक, एक ही और बहुएक, ये 2 भाई हैं, एक साथ रहते हैं। इन दोनों के लिए फार्मूला सेम लगता है। देख लो पहले हम यही चेक करेंगे, एक ही और बहुएक।
तो fx1 बराबर fx2, यही फार्मूला होता है। एक ही के लिए क्या होता है, x1 इक्वल x2 मिलेगा, मतलब लास्ट लाइन, ठीक है। और बहु एक में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बता देते हैं, x1 नॉट इक्वल x2, लास्ट लाइन, ठीक है। फार्मूला लगाने के बाद हल करोगे तो लास्ट लाइन आपको अगर ये दिख जाए तो एक ही फलन होगा, अगर नॉट इक्वल मिल जाए तो बहु एक होगा। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे क्या मिलेगा। fx1 का मान यहाँ से रख लो, तो आपने रख लिया 3x1, fx2 का मान यहाँ से रख लो, आपने रख लिया 3x2। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x1 इक्वल x2 आ गया। अब इसके बाद में फॉर एवरी x1 कामा x2, ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे, जो पहले समुच्चय होता है वो x के लिए होता है, मीन्स जो x के मान होते हैं ना उनको प्रांत बोलते हैं, और बाद वाला जो समुच्चय होता है y के लिए होता है, मीन्स जो y के मान होते हैं उनको परिसर बोलते हैं, ठीक है। x1 और x2 दो यहाँ पर क्या है, अवयव, बिलोंग्स टू से पहले जो लिखा होता है वो अवयव होता है, ठीक है। ये दोनों अवयव किस में बिलोंग करना चाहिए, पहले वाले समुच्चय में। ये तो 100% करेंगे, आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। बराबर आ गया है, बराबर आ गया है, कैसे आया, हल करके आया। अभी ये क्लियर नहीं है बराबर आएगा या नहीं आएगा, आपको चेक करना है। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं। हमने कई क्लास में आपको बताया था, देख लो यहीं पे देख लो, जैसे r या i समुच्चय आपको r या i मिल जाए तब आपको करना क्या होता है, 1 और -1 इन दो पे काम करो, ठीक है। पता लग जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा। आपको पता है यहाँ पे r है, समुच्चय है, अपरिमित है। अपरिमित जब होता है समुच्चय तब आपको पता है हम फार्मूले से इसको लगाते हैं जो लगा रहे हैं। जब समुच्चय परिमित होता है तब तीर आरेख से हमें लगाना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूले से तो आप लोग लगा ही रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और अपरिमित है, तो बहुत सारे मान आपको मिल जाएंगे x के, यहाँ से मिल जाएंगे बहुत सारे। तो हमने एक फिक्स आपको बता दिया, r या i मिल जाए आपको तो 1 और -1 पे ही काम करो, दो पे ही करो काम, ठीक है। इतने में ही पता लग जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा। मान तो बहुत सारे मिलेंगे तो इत्यादि लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बताते हैं उसको सीखना है। हमने x का मान यहाँ से ले लिया, जो बताया था फिक्स 1 बताया था, ठीक है। अब आपको फलन की आंसर शीट निकालना है। x बराबर आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे। तो देख लो f1 यहाँ पे रखो, 3 × 1 बराबर कितना आया, 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x बराबर क्या बताया था, दूसरा जो मान बताया था हमने, क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था -1, ठीक है। अब f-1 रखो यहाँ पे, तो 3 × -1 बराबर क्या मिला, -3, और यहाँ पे क्या लिख दो, इत्यादि। क्या लिख दो यहाँ पे, इत्यादि, क्योंकि मान तो बहुत सारे मिलेंगे। हमने यही बताया था, दो ही मान पर काम करो, पता लग जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा। अब देखो आंसर शीट देखो, f1 की आंसर शीट 3 है, f-1 की -3 है। अगर यहाँ पर आपको आंसर शीट असमान दिख जाए तो यहाँ पे बराबर आएगा, ठीक है। अगर आपको सेम टू सेम आंसर शीट दिख जाए, जैसे इसकी 3 है और इसकी भी 3, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। लेकिन आंसर शीट कैसी आपको मिली है, डिफरेंट मिली है, असमान मिली है, तो यहाँ पे बराबर आएगा। और जब बराबर आएगा तो फलन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। समझ गए। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग इतना नोट करो, ये पता चल गया हमको fx जो फलन है वो एक ही है। इतना नोट करो, एक लाइन आपको लिखना है यहाँ पे, देखो fx कामा समुच्चय। अब समुच्चय यहाँ पे कैसे लिखोगे, जैसे अगर तीर आरेख की बात करें तो एक ही और बहु एक के लिए क्या बनाते हो, बताओ, प्रतिबिंब बनाते हो। प्रतिबिंब कैसे बनता है, पहले वाले समुच्चय से बाद वाले समुच्चय में। तो आपको यहाँ पे लिख देना है r से r में। मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है, पहला जो समुच्चय है पहले लिखना है, बाद वाला समुच्चय बाद में लिखना है, ठीक है। fx गामा समुच्चय r से r में एक ही फलन है, एक ही फलन है,
आप लोग लिख लेना। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा इसको हम रफ करके और यहाँ पर हम प्रवणता लिख देते हैं और यहाँ पर हाई लिख देते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लो। अब बात करेंगे हम आच्छादक की, ठीक है। इतना हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग क्या करो, आच्छादक के लिए सीखना है आपको। इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा ये टाइम आपका चला जाएगा, कोई बात नहीं है, रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। ये लो, रफ हो गया। अब आपको क्या करना है, आच्छादक के लिए काम करना है। पहले आपको समझा देते हैं कि करना क्या है। देखो भाई, आच्छादक और अंताक्षेपी, आच्छादक और अंताक्षेपी, ये दो भाई एक साथ रहते हैं। इसके लिए फार्मूला लगता है fx, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना है और ये फार्मूला बताता है कि x का मान आपको y के पदों में निकालना है। x का मान किसके पदों में निकालना है, y के पदों में निकालना है। फिर जब x का मान y के पदों में निकल आए, फिर देखेंगे कि बिलोंग्स टू आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है। x की जो भी आंसर शीट मिलेगी वो पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर कर रही है तो बिलोंग्स टू आएगा, नहीं कर रही है x की आंसर शीट तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब जब नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो अंताक्षेपी फलन होगा, अगर बिलोंग्स टू आएगा तो आच्छादक फलन होगा, ठीक है। जितना हमने रफ किया है उसके आगे आप लोग लिखना, ठीक है। उसके आगे लिखना है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं y इक्वल fx, ठीक है। अब fx का मान रख लो, कितना है, प्रश्न से देख लो 3x। x का मान y के पदों में निकालो, ठीक है। y के पदों में आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, तो आपको चेक करना है। जैसे अभी हमने एक ही के लिए बताए थे 2 मान फिक्स, वही 2 मान यहाँ पे लेना है। मतलब y के मान आपको लेना है, मतलब एक ही और बहु एक के लिए x का मान लेना है और आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए बाद वाला जो समुच्चय है वहाँ से मान लेना है। तो y बराबर हमने 1 ले लिया क्योंकि फिक्स आपको बता ही चुके हैं। तो x की आंसर शीट क्या निकलेगी, 1/3 निकलेगी, क्योंकि y का मान यहाँ पे रख लो। ये 1/3 जो है कितना मिलेगा, 0.33, ठीक है। ये बिलोंग करेगा R में, ये x की आंसर शीट करेगी किस में, आगे वाले समुच्चय में। यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं 2 अंक ले लिए दशमलव के बाद, ठीक है। चाहे आप एक ही रखो कोई बात नहीं है। अब y का मान -1 ले लो, चलो रखो, x बराबर -1/3, तो माइनस का 0.33, ठीक है। ये x की आंसर शीट जो निकली है इसमें बिलोंग करेगी, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दो, इत्यादि लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इत्यादि, क्योंकि y के मान हमें बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि बाद वाला जो समुच्चय है अपरिमित है। तो हमने बताया था 2 ही मान आपको लेना है, 2 ही मान से पता लग जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब आपको यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो आंसर शीट है, यहाँ पर ये दोनों ही आंसर शीट R में बिलोंग कर रही हैं। अब चाहे y के मान चाहे जितने ले लो बाद वाले समुच्चय से, x की जो आंसर शीट निकलेगी, x की जो आंसर शीट निकलेगी पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगी, हर एक वैल्यू, ठीक है। अगर एक भी मान ऐसा होता, ये एक भी मान ऐसा होता कि y का हमने ले लिया बाद वाले समुच्चय से और x की जो आंसर शीट निकली है पहले वाले समुच्चय में बिलोंग नहीं कर रही है, कोई भी एक मान पर, अगर x की आंसर शीट बिलोंग नहीं कर रही कोई भी एक मान पर, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, y के चाहे जितने मान ले लो, x की जो भी आंसर शीट निकलेगी वो R में बिलोंग करेगी, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बिलोंग्स टू के बाद में समुच्चय लिखा जाता है। कौन सा लिखना है, पहले वाला समुच्चय, क्योंकि x की आंसर शीट जो है किस में बिलोंग करेगी, पहले वाले समुच्चय में। तो आपको यहाँ पे R लिख देना है, ठीक है। ये हो गया फलन आच्छादक, क्योंकि बिलोंग्स टू आ गया तो ये मिला। तो आपको लिख देना है इम्प्लाई दैट करके fx कामा समुच्चय। अब बताओ समुच्चय कैसा लिखा जाएगा, जैसे अगर हम तीर आरेख की बात करें,
आच्छादक और अंतःक्षेपी में क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब बनता है। मतलब बाद वाले समुच्चय से पहले वाले समुच्चय में, बाद वाले समुच्चय से पहले वाले समुच्चय में पूर्व प्रतिबिंब बनाते हो। तो बाद वाला पहले और पहले वाला समुच्चय बाद में एक आच्छादक फलन है। यहाँ पे क्या लिख दें, आच्छादक फलन है। समझ गए, इतना आप लोग ये कर लेना, ठीक है। इतना नोट करने के बाद, ठीक है, अब आपको अतः करके लिख देना है। मतलब आपने अलग अलग बताया है, अलग अलग बताया है और आपको मिक्स करके लिखना है दोनों को। कैसे, देखो, अतः fx, यहाँ पे क्या लिखा वही लिख दो, एक ही आच्छादक है, ठीक है। ऐसे चाहो ऐसे लिख लो, अथवा करके बता देते हैं, चाहो तो ये वाली लाइन लिख लेना, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। fx कामा समुच्चय R से R में एक ही आच्छादक है। चाहे आपको ये लाइन लिख देना है लास्ट में, चाहे ये लिख देना है, ठीक है, दोनों में से एक लिख देना। चलो इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको हम पहले रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। 4G ट्रिक से आंसर शीट बताएंगे इसकी भी, ये तो हो ही गया है। ये देख लो, कहता है समाकलन अनिश्चित, कहता बराबर होगा, ठीक है, अनिश्चित समाकलन है। तो 4G ट्रिक से आंसर शीट देख लो। ऐसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जब हमने पढ़ाया था अनिश्चित समाकलन। तो यहाँ पर जैसे fx प्लस का f डैश x, ये फार्मूला आपको याद होगा। कहता है इसका अवकलन करो, कहता है इसका अवकलन करो, ठीक है। मतलब डैश वाले को छोड़ के, जरूरी नहीं है पहला पद मिल जाए, दूसरा भी मिल सकता है, पहला भी मिल सकता है, जो भी मिल जाए उसका अवकलन करके अदर पद मैच करो। तो ये मैच हो गया, तो क्या होता है इसका इसमें इंटू करके लिख देना है। ये आंसर शीट आ गई। अगर हम बात करें इसका इसमें इंटू करो, इसका इसमें, क्योंकि बाहर e की घात x सिर्फ और सिर्फ e की घात x रहना चाहिए, अंदर ब्रैकेट के दो पद मिल जाए। तो दो पद मिल रहे हैं, गुणा करोगे। तो अगर हम पहले वाले पद का अवकलन कर दें sec x का, तो दूसरा पद मैच हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। तो क्या होता है, e की घात x का हम गुणा करते हैं जिसका आपने अवकलन किया है। तो e की घात x का हम यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा sec x। तो e की घात x इंटू sec x और प्लस का c। तो देख लो ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। ये 4G ट्रिक से आंसर शीट बताई है। जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही पेपर में आपको करना है, क्योंकि एक नंबर का एक मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिलेंगे। तो इसको भी आप ऐसे लिखना है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट बताते हैं, विकल्प जो भी करेक्ट हो। कौन सा विकल्प करेक्ट है, सेकंड विकल्प करेक्ट है, e की घात x sec x प्लस से हो गया। अब बेसिक से देख लो इसको, अगर यही प्रश्न बहुविकल्पीय में ना होता तब आपको बेसिक से लगाना होता है, ठीक है, पहले लिख लो। अब देखो जैसे जो हमने आपको 4G ट्रिक में बताया था करेंगे वही, e की घात x। अब आपको sec x का इंटू करना है, sec x दूसरे पद में कर लो तो sec x टेन एक्स मिलेगा, ठीक है। अब एक फार्मूला यहाँ पे लगा लो वही, e की घात x fx प्लस का f डैश x और dx बराबर, इसका अवकलन करोगे ये मिलेगा। तो e की घात x का fx में इंटू करके लिख दो और प्लस c, ये लो। ये फार्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे। तो अगर sec x का अवकलन करते हैं तो हमको इतना मिल जाएगा।
तो e की घात x का गुणा उसी में करना है जिसका आपने अवकलन किया है। ठीक है, i बराबर e की घात x का, इसमें इंटू कर लो इसी का तो अवकलन किया है, ये लो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बेसिक से लगवा दिया है। जब बहुविकल्पीय में ना मिले तो ऐसे करना है, बहुविकल्पीय में मिल जाए तब आपको डायरेक्ट टिक लगा लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा प्रश्न है? ये लगाने वाला नहीं है, डायरेक्ट टिक लगाने वाला है, क्योंकि बताया गया है अवकल समीकरण इतने की कोटि है। तो कोटि में अधिकतम अवकलन देखना है कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पर एक बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो कोटि कितनी मिली? 2 मिली। तो ये विकल्प है फर्स्ट। तो यहाँ पे कैसे लिखना है? देखो, ये गा हो गया और यहाँ पे विकल्प नंबर 1 2 लिख देना, छोड़ देना। ये लगाने वाला नहीं है, डायरेक्ट टिक लगाने वाला है। अब देख लो नेक्स्ट ये वाला, ये तो रिपीट हुआ है, 2020 का तीसरा सेट है, सेट कोड है 324XC और प्रश्न है पहले का घ। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी आंसर शीट इसमें करेक्ट है? थर्ड है। तो यहाँ पे हम थर्ड नंबर डाल देते हैं 1। देखो यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। पहला पद क्या बताएगा? +1 बताएगा। दूसरा पद क्या बताएगा? -1 बताएगा। तीसरा पद क्या बताएगा? +1 बताएगा। तो इससे ये काट दो, आंसर शीट बनाए। ठीक है, करना पहले सदिश गुणन। ठीक है, क्या मिलेगा? आई कैप। तो आई कैप का आई कैप डाट लगाओगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? -j कैप, क्योंकि आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? -j कैप। तो प्लस माइनस माइनस जे कैप का डाट जे कैप में लगाओगे तो 1 मिलेगा। +1 -1 यहाँ पे आ जाओ। ये तीसरा पद क्या देगा? आई कैप का क्रॉस करोगे जे कैप के साथ क्या देगा? के कैप। तो के कैप का आपको डाट लगाना है, यहाँ पे क्या होगा? डाट होगा। ठीक है, अदिश गुणन करना है तो तीसरा पद क्या बता देगा? 1 बता देगा। ठीक है, ये 1 ये -1 ये +1, तो आपको दिख रहा होगा कट गया, +1 -1। तो आंसर शीट कितनी निकली? 1 निकली। समझ गए हो? ठीक है, अब देख लो लास्ट वाला ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे विकल्प जो भी करेक्ट होगा लिख देना है बाद में। तो इसको लगा लो, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया वक्र दिया गया इतने के x = 0 पर अविलंब की प्रवणता है। तो अविलंब की प्रवणता आपको यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले क्या लिखना है? दिया गया वक्र, दिया गया आपको वक्र लिख लेना है। तो y = 2x² है प्लस का 3 sin x है। ठीक है, 3 sin x। ओके, तो अवकलन करोगे x के सापेक्ष, क्योंकि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेनी है। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता पता हो जाएगी तो अविलंब की प्रवणता हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है बनापान -बनापान स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हम पहले अवकलन करेंगे, फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो अवकलन कितना हुआ? 4x प्लस यहाँ से कितना हुआ? 3 cos x। ठीक है, x = 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता m = dy/dx x = 0 पर। चलो रखो यहाँ पे 4 × 0 प्लस का 3 × cos 0, ये बता देगा 0, ये बता देगा cos 0 का मान 1, तो क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों स्पर्श रेखा की प्रवणता आगे बताइए क्या निकली है? स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 निकली है। अब एक फार्मूला लगा लो, अविलंब की प्रवणता निकल आएगी। तो देख लो यहाँ पे अविलंब की प्रवणता क्या होता है? -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता -1/3। तो देख लो कौन सा करेक्ट है? ये 4th करेक्ट है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है -1/3। ठीक है, तो प्रश्न जो है पहला कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की बारी,
और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको नोट कर लो। अब आपको प्रश्न दूसरे का देख लेना है। यहां पर बताया गया है कौशिक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पार्ट 2 से लिया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। ठीक है, यहाँ पे लिख लो दूसरे का हल। आपको y के बराबर मान लेना है कौशिक इनवर्स -√2। प्रश्न में क्या मांगा गया है? मुख्य मान। जब आपको मुख्य मान ज्ञात करना हो या फिर सरलतम रूप, तब आपको प्रश्न का इनवर्स हटाना है। ये बात आपको समझ लेना है। जब आपको मुख्य मान ज्ञात करना हो या फिर सरलतम रूप, तब आपको प्रश्न का इनवर्स हटाना है। ठीक है, अब देखो कैसे कौशिक इनवर्स हटेगा। पहले आपको माइनस जो है आगे ले लेना है। देख लो, ये माइनस जो है आगे हम लेके आ गए। फार्मूला होता है, देख लो यहाँ पे, कौशिक इनवर्स माइनस का थीटा बराबर माइनस का कौशिक इनवर्स थीटा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर माइनस का कौशिक इनवर्स लिख लेना है। अब आपको देख लेना है √2 जो है टेबल में कौशिक कितने का मान होता है। जैसे यहाँ पे कौशिक इनवर्स है, तब आपको कोण में कौशिक लाना है। तो कौशिक 45 अंश का मान इतना होता है, तो आपको रेडियन में लिखना है π/4। अब देख लो यहाँ पे कौशिक से कौशिक इनवर्स चला जाएगा, कितना मिलेगा? माइनस का π/4। ये आंसर शीट गलत है कि सही है? आपको अंतराल याद होना चाहिए कौशिक इनवर्स का। देख लो, ये आंसर शीट बिलोंग करेगी -π/2 और +π/2 और उसके बीच में। और यहाँ पर क्या है, 0 को छोड़ना है। मतलब आंसर शीट अगर 0 आती तो हम छोड़ देते, क्योंकि बताया गया है इस अंतराल में आपको -90 और 90 लेना है और उनके बीच में कोण लेना है, लेकिन 0 को छोड़ के। तो ये माइनस का π/4 आया है, इस अंतराल के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर शीट करेक्ट है, आपको नोट कर लेना है इसको। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अगले प्रश्न की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आप लोग देख लो प्रश्न में क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं खा। तो ये तो हो ही गया है, इसको देख लो। बताया गया है दिखाइए। दिखाइए का मतलब क्या है? सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? फलन f(x) बराबर इतना, x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले दिया गया फलन। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है? दिया गया फलन f(x) बराबर क्या है? 2x प्लस का 3। अब x बराबर 1 पर सिद्ध कर देना है फलन संतत है। आपको क्या करना है? यह 1 का मान निकालना है। ठीक है, बता देते हैं किसका किसका मान निकालना है। ये जो हम बता रहे हैं x बराबर a पर, fa का मान निकालना है, fa प्लस 0 का मान निकालना है। इसको बोलते हैं RHL, दक्षिण पक्ष सीमा। और fa माइनस 0 का मान निकालना है, इसको बोलते हैं LHL, वाम पक्ष सीमा। x बराबर a पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मेरे पास x बराबर 1 है। तो यह 1 जो है, आपने ये तो सीखा ही होगा कि fa का मान बराबर से निकाला जाता है। तो यह 1 का मान डायरेक्ट यहाँ पे रख लो। ठीक है, क्योंकि बराबर है ना। x चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या चेंज करना है? x चेंज करना है, अचर चेंज नहीं होता है। तो कितना मिलेगा? 2 प्लस का 3 बराबर 5। अब आपको RHL निकालना है। तो यह 1 प्लस का 0। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। मार्कर ले लेते हैं यहाँ पे ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट यहाँ पे यूज करो, लिमिट h टेंस टू 0, यह 1 प्लस का h। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ना 1, ये x का मान होता है, और बाद में जो 0 लिखा ना, ये लिमिट का होता है। जब लिमिट यूज होती है तो 0 के स्थान पे क्या आ जाता है? h आ जाता है। अब इसका मान आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। क्या करना है? यहाँ पर चर x को चेंज करना है। किससे चेंज करना है? 1 प्लस h से। अचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, 2 1 प्लस का h और प्लस का 3।
अब लिमिट हटा के एच के स्थान पे आपको 0 रख देना है। ठीक है, कितना मिला 2 + 3 = 5। मेरे प्यारे बच्चों F1 की आंसर शीट कितनी निकली है 5 निकली है। F1 + 0 की आंसर शीट कितनी निकली है 5 निकली है। तो इन दो की आंसर शीट्स एक जैसी है, तब आपको तीसरी लिमिट का मान और निकालना है। और आपको जानकारी है पहले से, यहाँ पे क्या बताया सिद्ध कीजिए, तो तीनों की आंसर शीट क्या निकलेगी इक्वल ही निकलेगी। ठीक है, यहीं पे हम काम कर लेते हैं, LHL निकालते हैं। आप लोग नोट करने के बाद यहाँ से नोट करना है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट वाली 2 लाइनें सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसका भी मान क्या निकला है 5 निकला है। तो ये फलन क्या हो गया संतत हो गया। लास्ट में 2 लाइनें लिखना है, कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। लास्ट में आपको कैसे लिखना है, दैट इज F1 का मान, F1 + 0 का मान, F1 - 0 का मान क्या निकला 5 निकला। अतः करके आपको लिख देना है, क्योंकि अतः का मतलब होता है सवाल पूरा लग गया। अतः x = 1 पर fx क्या है संतत है। चलो नोट कर लो, अब कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देख लेना है क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। अगला प्रश्न है गा, देख लो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये प्रश्न क्या हुआ है रिपीट, कहाँ पे हो चुका है 2019 का दूसरा सेट है और सेट कोड है 324 EJ और प्रश्न है चौथे का। तो आप लोग इसका गर्दा उड़ा देना है दोबारा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, रिपीट आपको प्रश्न मिलना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई हारे। चलो यहाँ पे फिर नंबर हम चेंज करेंगे। यहाँ पे बोला गया है अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, log x का करना है समाकलन, तो I के बराबर लिखना है आपको log x dx। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको log x मिल जाए या फिर साइन इनवर्स मिल जाए। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे हैं ETC, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉसिक इनवर्स और सेक इनवर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स और लॉग 2 ही तो फलन है। अगर आपको सिंगल मिल जाए मतलब अकेला मिल जाए तो डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आपको कैसे करना है 1 का इंटू करके समाकलन करना है। जैसे log x मिल जाए तो 1 का इंटू करके समाकलन करना है, या फिर साइन इनवर्स x मिल जाए तब आपको 1 का इंटू करके समाकलन करना है। मतलब आइलेट का यूज होगा। देख लो यहाँ पे log x, ठीक है, इंटू में 1 हमने कर लिया, यहाँ पे लिख लो आइलेट। इतना ध्यान रखना है अकेला कहीं दिख जाए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसिक इनवर्स या फिर log x, 1 का इंटू करके आपको समाकलन करना होगा। अब आइलेट में देखो कौन पहले मिलेगा। आई का मतलब इनवर्स होता है, इनवर्स नहीं है। एल का मतलब log, तो ये पहले मिल गया, इसको फर्स्ट लेट कर लो। ठीक है, एल पहले मिल गया। ए का मतलब 1, मतलब ये बहुपद है। अब बहुपद तो इसी में तो मिलेंगे ए में, तो इसको सेकंड, जो पहले मिल जाए उसे फर्स्ट और जो बाद में मिले उसे सेकंड आपको मानना है। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन करो और सेकंड का समाकलन 1 का x होगा, ये कैंसिल हो गया। तो छोटे छोटे पद गणित में आगे लिखे जाते हैं, आपको आगे लिख लेना है। यहाँ पर कितना मिलेगा, x से x घटेगा तो 1 मिलेगा, 1 ना लिखो। अब अचर पद का आपको समाकलन करना है मेरे प्यारे बच्चों। अचर पद का x हुआ ना, और समाकलन हो जाए सी को जोड़ देते हैं। चलो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो log x माइनस का 1 प्लस का c, नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देख लो। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। बच्चों की कमेंट भी आई थी कि सर प्रश्न बता दिया करो किस पार्ट से लिया गया है। चलो हम बता देंगे किस पार्ट से लिया गया है, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं, फिर बताते हैं।
ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है पाठ 10 से लिया गया है। किससे लिया गया? पाठ 10 से लिया गया है, सदिश बीजगणित से। क्या लिखा है यहाँ पे? यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश तथा 30 अंश का कोण बनाते हैं तो रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लो यहाँ पे दिक् कोसाइन पहले आपको लिख लेना है। दिया है, क्या दिया है? एक कोण अल्फा, दूसरा कोण बीटा और तीसरा कोण गामा। 90 है यहाँ पे लिखना है, 60 है यहाँ पे लिखना है, फिर 30 अंश है यहाँ पे लिखना है। तो दिक् कोसाइन एल बराबर क्या होता है? कॉस अल्फा। चलो अल्फा का मान क्या है? 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान बताओ कितना होता है? 0। ठीक है, एम बराबर आपको निकालना क्या होता है? ये फार्मूला ही होता है, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा। चलो बीटा का मान रख लो 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान बताओ कितना होता है? 1/2। ई एन बराबर निकाल लो, क्या होता है फार्मूला? कॉस गामा। तो गामा का मान देखो कितना है? 30 अंश। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2। दिक् कोसाइन ज्ञात हो चुकी हैं, नोट कर लो। अब आपको प्रश्न तीसरे का देख लेना है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है? देख लो, 2019 का छठा सेट है और सेट कोड है 324 EN और प्रश्न बताया चौथे का गा। तो आप लोग इसको कर लेना, ये रिपीट प्रश्न हुआ है। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, रिपीट प्रश्न मिल रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट आपको देख लेना है प्रश्न। यहाँ पे क्या बताया गया है? वक्रों के कुल y बराबर इतना जिसमें a और b स्वयं अचर हैं को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे क्या मांगा गया है? अवकल समीकरण मांगा गया है और वक्र का समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो तीसरे का खा का हल। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया वक्र, यहाँ पे लिख देते हैं दिया गया वक्र y बराबर e की घात x ब्रैकेट में है a cos x प्लस का v sin x। आपको समीकरण 1 डालना है। मेथड बता देते हैं आपको किस मेथड से इसको लगाएंगे। मैचिंग मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने आपको पाठ 9 अवकल समीकरण पढ़ाया तब हमने आपको विधि बताई थी, काटने वाली विधि, मैचिंग मेथड बताया था ना। तो मैचिंग मेथड आपको बताते हैं और अवकल समीकरण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको? a व b दो स्वयं अचर हैं। a व b दो स्वयं अचर हैं, ये जरूर आपको लिखना है क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कितनी बार अवकलन करना है। अगर दो स्वयं अचर हैं तो 2 बार आपको अवकलन करना है। ठीक है, a और b 2 मिल गए तो आपको अवकलन करना है, कर लो dy/dx। y का अवकलन बताओ, dy/dx। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आपको लगा देना है। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन कॉस का माइनस होता है साइन, क्योंकि CO से स्टार्ट है ना, माइनस छोड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, इसका b cos x प्लस, फिर आपको क्या करना है? सेकंड को ऐसे ही रखना है, a cos x प्लस का v sin x। फर्स्ट का अवकलन करना है तो यहाँ पे लिख दो e की घात x का e की घात x ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको इस लाइन में देख लेना है मैचिंग पद। तो ये और ये सेम टू सेम आपको दिख रहा है, इसके स्थान पर y आपको रख देना है, इसी को बोलते हैं मैचिंग मेथड। ठीक है, तो एक लाइन आपको बढ़ा लेना है और dy/dx बराबर e की घात x माइनस का a sin x प्लस का v cos x, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ये प्लस का y, इसको क्या डाल देना है? समीकरण 1 से। अब इसको क्या डालो? समीकरण नंबर 2 डालो, क्योंकि एक बार और अवकलन आपको करना है, क्योंकि अधिकतम अवकलन 2 बार करना है और आंसर शीट में a और b नहीं आना चाहिए। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। चलो अवकलन करो एक बार और।
तो d2/dx², फिर आपको फर्स्ट और सेकंड लगा देना है। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, तो साइन का कॉस हो जाएगा, ये CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा तो b sin x, ठीक है। अब सेकंड को ऐसे ही रखो, माइनस का a sin x प्लस का v cos x, फर्स्ट का अवकलन कर लो तो e की घात x का e की घात x रहेगा, यहाँ पे लिख लो। अब y का अवकलन क्या होगा, dy/dx। अब अवकलन नहीं करना है आपको, क्यों? क्योंकि अधिकतम अवकलन 2 बार करना था, तो यहाँ पे d2/dx² है। अब आपको इसी को हल करना है, मतलब आंसर शीट में a और b नहीं आना चाहिए। अब आपको देख लेना है ये वाला पद और ये वाला पद मैच हो रहा है। समीकरण 2 से क्या रखना है, y को इस तरफ लेके जाना है और यहाँ पे रख देना, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो देख लो d2/dx² बराबर, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, e की घात x a cos x प्लस का v sin x, ठीक है। अब इसके स्थान पर रखो मान समीकरण 2 से, प्लस का dy/dx माइनस का y, ठीक है, यहाँ से हमने रख लिया मान, और ये पहले से है dy/dx, और यहाँ पे बता देना है आपने कहाँ से मान रखा है, समीकरण 2 से, यहीं से रखा है, ठीक है, इतना नोट करो। अब यहाँ से जो है हल करवाते हैं, मेथड भी रफ कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसीलिए हम इसको यहाँ तक रफ करेंगे। चलो भाई, अब इसके आगे लिखो d2/dx², ये क्या बन गया बताइए, समीकरण 1 बन गया, ये जोड़ लो, प्लस का dy/dx जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2dy/dx माइनस का y। अब यहाँ पे लिख लो, इसके स्थान पर आपने रखा है मान समीकरण 1 से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके बराबर ये था भाई, तो हमने रख दिया। अब देखो लाइन को आगे बढ़ाओ, तो d2/dx² बराबर ये है 2dy/dx, और जोड़ेंगे माइनस का 2y मिलेगा। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो d2/dx² माइनस का 2dy/dx और प्लस का 2y बराबर 0। नोट कर लो, ये आ गया है अवकल समीकरण, ये क्या निकला है, अवकल समीकरण। इतना आपको नोट कर लेना है, ये कंप्लीट हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं। चलो, अब आपको नंबर चेंज कर लेना है, पहले यहाँ पर गा कर लेना है, गा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है sin qx इंटू cos स्क्वायर x, इस फलन का अनिश्चित समाकलन करना है, ठीक है। i के बराबर लिख लो, sin की घात कितनी है, 3 है, और cos की घात 2 है, ठीक है। पहले आपको प्रकार बताते हैं, अगर प्रकार आता है तो इसका समाकलन हो जाएगा। देखो sin की घात यम हमने रख दी, ठीक है, और cos की घात यन रख दी। तो यहाँ पर आपको देखना है सम या फिर विषम घात, सम या विषम, दोनों पे देखना है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा विषम घात, चाहे इस पे मिल जाए चाहे इस पे मिल जाए, उसको पकड़ लो। तो यहाँ पर विषम घात किस पे मिल रही है, साइन पे मिल रही है, ठीक है, तो इसी को हम पकड़ेंगे। और ये बताता है प्रकार, जिस पर विषम घात मिल जाए, चाहे इस पे चाहे इस पे, तो वहाँ से एक घात को आपको तोड़ना है, और किसके पास लिखना है, dx के पास लिखना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक घात तोड़ लेंगे और कहाँ लिखेंगे, dx के पास, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं इसके आगे कैसे हल करना है। पहले हमने क्या बताया आपको, विषम घात देखना है, आपने देख ली, फिर हमने आपको बताया एक घात वहाँ से तोड़ना है, आपने तोड़ ली एक घात, फिर हमने बताया आपको कहाँ पे लिखना है, dx के पास। इतना लिखने के बाद अब ये बोलेगा, ये साइन बोलेगा मेरे अलावा जो भी लिखा है गुणे में कॉस में होना चाहिए। फिर रिपीट कर देते हैं, साइन बोलेगा, क्या बोलेगा, मेरे पास में जो भी गुणे में है वो कॉस में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये साइन है तो इसके अलावा कॉस होना चाहिए, ये बताता है, ठीक है। तो आई बराबर, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पर पहले से कॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे कॉस स्क्वायर में हमने चेंज किया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब गुणा कर लो तो क्या मिला, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस की घातें 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दो, साइन एक्स डी एक्स। अब जो हमने आपको बात बताया उतना तो आपने कर लिया, फिर इसके बाद प्रतिस्थापन विधि का यूज करके कॉस को मानना है टी, और ये मैच हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये लाइन लिखी, इसीलिए लिखी थी कि विषम घात जिस पे मिल जाए एक घात वहाँ से तोड़ लेना है और dx के पास में लिखना है। ये क्यों बताया था dx के पास लिखना, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से जब आप cos को t मानोगे तो ये पास में लिखा है dx से, ये मैच हो जाएगा, इसीलिए हम बता रहे थे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से मान लेंगे cos x को t, अवकलन करेंगे माइनस का साइन एक्स dx बराबर dt, ठीक है। जितना यहाँ पे मिलता है उतना ही बराबर के मेरी तरफ रखना है, और एक्स्ट्रा जो भी दिख जाए dt को देना है। तो माइनस मिला है एक्स्ट्रा, तो हम किसको देंगे, dt को देंगे। तो यहाँ पर साइन एक्स dx बराबर माइनस का dt। और आपको पता है जब प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं तो दो मान रखना पड़ते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। चलो इतना आपको नोट कर लेना है और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो i बराबर किसको माना है t, cos x को माना है t। तो यहाँ पर दिख रहा है cos, तो रख लो t स्क्वायर t की घातें 4, ठीक है। ये मैच हो गया, कहाँ से, माइनस का dt आपको रख देना है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो माइनस है ब्रैकेट को दे दो, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, पहले लिख लो, ये माइनस का हो जाएगा बाद में लिख लो, और यहाँ पे dt। अब समाकलन कर लो भाई, x की घात n का लगाओ, तो 5 ऊपर 5 नीचे, यहाँ पे x की घात n का फार्मूला लगाओ, मतलब एक जोड़ना है, 3 ऊपर 3 नीचे प्लस का c। अब t का मान वापस रख दो, cos को माना है t। चलो भाई, जहाँ जहाँ t दिख रहा है cos रख देना है आपको। तो i बराबर cos होल घात 5/5 माइनस cos होल घात 3/3 प्लस का c। i बराबर, ये घात किसको देना है, cos को देना है, कोण को नहीं दी जाती है, ठीक है। तो cos को आपको देना है 5। ऐसे ही यहाँ पर आपको घात देना है 3 cos को, कोण को नहीं दी जाती है। ये लो, इसका तो गर्दा उड़ गया। चलो इतना नोट करो जल्दी, थोड़ा इसको रैपिड फायर ले लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो आप लोग। तो अगला प्रश्न जो है पढ़ लिया होगा तो आपको दिख रहा होगा, प्रायिकता से प्रश्न है, प्रायिकता से, और ये प्रश्न रिपीट हुआ है और इसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल देते हैं। 100% फिक्स है, जो फिक्स होता है वही आपको बताते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है तो तैयार कर लेना। तो कहाँ पे हो चुका है, 2020 का तीसरा सेट है और सेट कोड है 324 XC और प्रश्न है तीसरे का घ, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। अब आपको प्रश्न चौथे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है यदि वेक्टर a बराबर इतना, वेक्टर b बराबर इतना और वेक्टर c बराबर इतना इस प्रकार हैं कि वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b कामा वेक्टर c पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है पार्ट 10 से लिया गया है, सदिश बीज गणित से। तो यहाँ पे लिख लो चौथे का हल। सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे दिए गए सदिश वेक्टर a बराबर और वेक्टर b बराबर वेक्टर c बराबर। कैसे लिखना है, पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं। जब आपको सदिश लिखना है तो दिक् अनुपात से सदिश लिखना है, टाइम कम लगेगा, लिख जाएगा। तो देख लो 223 है, तो 223 से आपको सदिश लिखना है, ठीक है। अब वेक्टर v आपको देख लेना है, दिक् अनुपात देखो यहाँ पे माइनस है, दिमाग में रखना है। 121 से आपको लिख लेना है, देख लो यहाँ पे 121 से, ठीक है। ये इंक फैल रही है, इसको रफ करेंगे और यहाँ पर हम इसको रफ करेंगे, ठीक है। अब वेक्टर c का देख लो सदिश, दिक् अनुपात से लिखना है, कितना है
31, चलो 31 से लिख लो। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो सदिश है कहता है लंब हैं, ठीक है। पहले इसका मान निकाल लो, ये तो आपको पता ही है। तो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। चलो वेक्टर ए का सदिश लिखना है, फिर वेक्टर बी का सदिश लिखना है। 223 से आपको सदिश लिख लेना है, ठीक है। वेक्टर बी का सदिश देख लो, 121 से आपको सदिश लिख लेना है। चलो अब आपको आई कैप कॉमन लेना है, फिर जे कैप कॉमन लेना है, फिर के कैप कॉमन लेना है। यहाँ पे कितना मिला 2, यहाँ से माइनस का लेमडा, यहाँ पर जे कैप कॉमन ले लिया, 2 मिला, लेमडा का गुणा करेंगे 2 लेमडा मिलेगा। यहाँ पर देख लो के कैप कॉमन चला गया, 3 मिला, यहाँ से कितना मिला प्लस का लेमडा। तो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर वे, ये सदिश ज्ञात हो गया। अब आपको लिख लेना है यहाँ पर जो बोला गया है, ठीक है, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर वी, ठीक है, कामा वेक्टर सी पर लंब है। तब जब लंब है तो आपको पता है इसका अदिश गुणन क्या होता है, 0 के बराबर। तो दैट इज लिख लो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर वी अदिश गुणन वेक्टर सी बराबर 0। अब यहाँ पे सदिश देख लो, 2 माइनस का लेमडा आई कैप, फिर 2 प्लस का 2 लेमडा जे कैप, फिर 3 प्लस का लेमडा, फिर के कैप, फिर यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लेना है और यहाँ पे अदिश गुणन दिखाना है। वेक्टर सी का सदिश देख लो क्या है यहाँ पे 31। चलो भैया 31 हो गया, इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं, ये लो तेजी से थोड़ा रफ करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है पहला पद क्या देगा, 3 इंटू 2 माइनस का लेमडा देगा। दूसरा पद क्या देगा, प्लस 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 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इतना है, ठीक है, 1 लिख लो, 2 प्लस का 2 लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पर के कैप नहीं है तो नहीं है, उसका 0 ले लो गुणन, और इसका क्या है इतना है, तो कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 माइनस का 3 लेमडा प्लस का 2 लेमडा बराबर 0। अब देखो 6 और 2 8 हो गया, इसे घटा लो माइनस का लेमडा, तो लेमडा बराबर कितना निकला 8। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। चलो अगला है प्रश्न खा, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। पहले लिख लेते हैं y के बराबर, माना y बराबर साइन x की होल घात क्या है cos x। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, चर की घात चर दिख रहा है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था जब हमने लघुगणकीय फलनों का अवकलन आपको सिखाया, हमने यही बताया था कि चर की घात चर मिल जाए या फिर 2 या 2 से ज़्यादा पद गुणे में मिल जाए, तब आपको लॉग लेने के बाद ही अवकलन करना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे चर की घात चर है तो लॉग लेने के बाद ही आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा लॉग बाय बराबर में साइन एक्स की होल घात कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर आइटेडिज लिख लो, घात आगे कर लो, क्योंकि लॉग लेने के बाद लॉग के फार्मूले आपको यूज करना है। 3 होते हैं, 3 में से कोई सा यूज हो जाएगा। फार्मूला यूज करने के बाद ही आपको अवकलन करना है, ठीक है। लॉग लेना है, लॉग का फार्मूला यूज करना है, फिर उसके बाद अवकलन करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉस एक्स पहले लिख लो और इनटू में लॉग साइन एक्स, ये कॉस आगे, क्योंकि लॉग में क्या होता है घात आगे आ जाती है। ये फार्मूला आपको रटना है, ठीक है। अब कर लो एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब क्या है, इस हिंदी का बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है और बराबर के उस तरफ d/dx रखना है। cos x इंटू में log sin x, यही है, ठीक है। इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड, ठीक है।
फर्स्ट और सेकंड से ये लगेगा। इस तरफ क्या होगा 1/y, y का दोबारा करेंगे dy/dx, क्योंकि यहाँ से चर देखा है x और यहाँ पे y, तो मैचिंग करते हैं चर की। यहाँ से d के पास में x, यहाँ पे y है, चर चेंज है तो दोबारा अपकलन होगा। ठीक है, x और y चर चेंज है ना, तो दोबारा अपकलन हुआ y का dy/dx। यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अपकलन बताइए, अपान में sin x आएगा ना। अब यहाँ पे चर चेंज है तो इसका दोबारा होगा अपकलन, प्लस अब log sin x ऐसे ही रखो, इनटू में आपको इसका अपकलन करना है, क्या माइनस का sin x हो जाएगा माइनस का sin x। ये ब्रैकेट यूज कर लो ऐसे करके, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का अवकलन, सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का अवकलन। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं, इसको जल्दी से रफ करेंगे इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1/y फिर dy/dx लिख लो, बराबर में ये क्या हो जाएगा cos/sin, cot हो जाएगा ना, ठीक है, cot x लिख लो, और sin का अपकलन क्या होगा cos x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन को पहले लिख लो, sin x और log sin x, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि लास्ट की लाइन आपको ध्यान रखना है, जब भी log लेते हैं और log लेने के बाद अपकलन करते हैं तो लास्ट लाइन आपको ध्यान रखना है, y का क्रॉस इंटू करके y का मान रखना पड़ता है। ये जानकारी और होना चाहिए, अगर नहीं है तो नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, cot x इंटू में cos x माइनस का sin x इंटू में log sin x। चलो भाई y का मान रख लो, यहाँ से देख लो, इसी को माना था ना, sin x ही होल घात cos x, cot x इंटू में cos x माइनस का sin x log sin x। ये आंसर शीट आ गई है, नोट कर लो। चलो इसका तो उड़ गया गर्दा, तो रेबिट फायर इसको ले लेते हैं भाई, ये लो। चलो इतना जल्दी नोट करो, ये आंसर शीट आ गई। चलो हटा देते हैं इसको, अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। तो देख लो अगला प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो, 2019 का चौथा सेट है और सेट कोड है 324 EL और प्रश्न है चौथे का घा, ठीक है। इसका गर्दा आप लोग दोबारा उड़ा देना है। यहाँ पे देखो घा, इसको लगवाते हैं, यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब है सिद्ध कीजिए। पहला सदिश मतलब बिंदु दिया गया, दूसरा और तीसरा क्या है, संरेख हैं। तो पहले तो फार्मूला देख लो, 3 बिंदुओं के लिए, 3 बिंदुओं के लिए फार्मूला होता है A1 B1 C1। ये फार्मूला बता रहे हैं कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में बता रहे हैं, A2 B2 C2 A3 B3 और C3। कहीं ना कहीं नोट कर लेना है। 3 जब बिंदु दे दे और बता दे संरेख हैं सिद्ध कीजिए, तो हमें क्या निकालना है, बराबर 0। भैया देख लो यहाँ पे, और 2 बिंदुओं के लिए, 2 बिंदुओं के लिए फार्मूला होता है I कैप J कैप K कैप, A B C A1 B1 C1 होता है, A2 B2 और C2 होता है, बराबर 0। मतलब 2 बिंदु अगर हैं तो आपको ये साड़ी लेना है, ठीक है। और कार्तीय रूप में बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं आपको कार्तीय रूप में बता रहे हैं। 2 बिंदु के लिए ये फार्मूला, 3 बिंदु के लिए ये है, कहीं ना कहीं इसको नोट कर लेना है। अब इसको लगवाते हैं, क्योंकि 3 बिंदु दिए गए हैं, तो फार्मूला आपको पता ही है। चलो, दिए गए स्थिति सदिश, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम स्थिति सदिश क्यों लिख रहे हैं, पिछली कई क्लास में हम आपको बता चुके हैं, जब प्रश्न में आपको बिंदु या शीर्ष लिखा हुआ मिल जाता है तो क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। तभी यहाँ पे हमने लिखा है स्थिति सदिश। अब बिंदु ए का स्थिति सदिश लिखना है, बिंदु बी का स्थिति सदिश लिखना है, बिंदु सी का आपको स्थिति सदिश लिखना है। कैसे लिखना है, दिक् अनुपात से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 235, तो 235 से हम क्या करेंगे, सदिश लिख लेंगे। अब बिंदु बी का देख लो, सदिश दिक् अनुपात से लिखना है, 123 से लिख लो,
एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। अब बिंदु सी का स्थिति सदिश लिख लो दिक् अनुपात से, क्या है 71 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट है, के कैप आपको कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है मान 0। फार्मूला है A1 B1 C1 A2 V2 C2 A3 V3 और C3। मान रखो मान, चलो यहाँ पे देख लो A1 B1 C1, यहाँ से आपको ले लेना है दिक् अनुपात -2 3 5। फिर A2 B2 C2 के मान यहाँ से ले लेना है, दिक् अनुपात लिख लो 123। फिर A3 B3 C3 के मान यहाँ से ले लेना है 7, यहाँ पे जे कैप नहीं है 0, के कैप का गुणांक ले लो -1, ठीक है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलो इतना लिख लो। अब -2 यहाँ पे उठा लो, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपा लो, क्रॉस इंटू कर लो, -2 फिर 0 मिलेगा। अब 3 उठा लो, माइनस ले लो, ठीक है। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें गुणा कर लो -1, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा कर लो 21 मिलेगा। फिर 5 उठा लो, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें गुणा करेंगे 0, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमको 14 मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं और आंसर शीट हमें 0 निकालना है, देख लो यहाँ पे। तो बराबर आपको लिख लेना है, क्या है यहाँ से कितना मिलेगा 4 मिलेगा प्लस का, दूसरे वाले पद से कितना मिलेगा माइनस, पहले प्लस कर लो, यहाँ पे हुआ 22 मतलब 66 मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस 14 पंचे 70, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का ये प्लस का, तो इन दोनों को प्लस कर लो, 66 + 4 70 -70, आंसर शीट क्या आ गई 0 आ गई। इतना आपको नोट कर लेना है। अब आपको लास्ट में लिख देना है एक लाइन, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर एक लाइन आपको लास्ट में लिखना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है, अतः दिए गए बिंदु संरेखण। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी।